तो स्टार्ट करते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए आज का करंट अफेयर्स। और आज का सेक्शन है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे हम देखेंगे बिहार का 2025-26। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आज का देखते हैं हम, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, एक मिनट। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, ठीक है, ये है 2025-26। यही होता है इकोनॉमिक सर्वे। एक फाइनेंशियल ईयर पहले से आता है करंट तक का, और जो बजट होता है वो क्या होता है 2026 से 27 होगा, ठीक है। बजट हमेशा क्या होता है कि कुल कितनी प्राप्तियां मिलेंगी सरकार को और उसके अकॉर्डिंग वो कितना खर्च करेगा, यही तो होता है। और कौन कौन से सेक्टर होंगे बजट में, यही सारी चीज़ें मेंशन होती है। कौन कौन से ऐसे प्राथमिक क्षेत्र होंगे, उसमें प्राइवेटाइज किया जाता है। प्राइवेटाइजिटी में जो होता है, इस बार सबसे ज़्यादा जो दिया गया है बजट पे वो शिक्षा पे खर्च किया गया है। करीब 17% जो खर्च है, टोटल खर्च अगर 100% है बिहार के बजट का, तो उसमें 17% के आसपास जो किया गया है वो केवल शिक्षा पे है। तो ये इसको बात को ध्यान रखें। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक हम देख लेते हैं। तो सबसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहार के लिए कि बिहार की जो इकोनॉमिक जो बिहार में सबसे तेज़ी से जो विकास है उस पर सेकेंड स्थान पे है ऑल ओवर इंडिया। ये नेशनल से ज़्यादा है, ठीक है। तो विकास जो दर है वो है, विकास जो है वो सेकेंड रैंक पे है ऑल ओवर इंडिया। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़ जो देखते हैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेशनल रिपोर्ट से ज़्यादा है। तो ये आपने सबने देख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सबसे समृद्ध जो है हमारे, एक और चीज़, आर्थिक जो विकास दर अंतिम जो रिपोर्ट आई है 2023-24 की, उसमें क्या है, उसमें एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूँ। उसमें क्या है कि उसका जो अनंतिम है, अंतिम नहीं है अनंतिम, कभी कभी बहुत लेट से रिपोर्ट आती है। तो जो डेटा है मेरे पास वो अनंतिम है 14.9, यानी कुल 15% के आसपास जो है वो विकास दर रही है। और जब उसी समयावधि में भारत की जो विकास दर रही है वो करीब 12% रही है। तो 12% से आप देख रहे हैं करीब 15%, 3% का करीब कहीं ना कहीं जंप है, और बहुत ही अच्छी बात है। सबसे समृद्ध कौन है, अगर समृद्धि के हम पैमाने पर देखते हैं कि सबसे समृद्ध विकास दर में कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है पटना होगा, ठीक है। आप लोगों में से ज़्यादा ये जो वीडियो देख रहे हैं पटना में ही रह रहे होंगे। मैंने एक चीज़ और बताया, सबसे गरीब एक पैरामीटर मैंने शुरू में ही आपको बताया था, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था जिसमें नाम था शिवहर। तो ध्यान रखेंगे, ऐसी कुछ ट्रिकी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी होती हैं कि वो पॉसिबल नहीं है उस समय सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करना और हमेशा याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि 2024-25 की मैं बात कर रही हूँ, एक साल पहले के लेते हैं जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये होता है जो जीडीपी होते हैं, वो स्टेट का ये जीडीपी होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और कल मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, कल मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ज्योग्राफी मैं 2-3 दिन में पूरी ज्योग्राफी, दो दिन लगेगा, 3 दिन भी नहीं, मुझे पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ा दूंगी। ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन, एक भी मैं कह रही हूँ क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ। देखिए ये सब सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे इरेज करने में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको स्लाइड करते जाती हूँ, बाकी आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें वर्तमान मूल्य होता है, 2 मूल्य होता है। एक वर्तमान मूल्य पे कोई किसी चीज़ की विकास दर तय की जाती है, दूसरा मूल्य होता है जो स्थिर मूल्य होता है। स्थिर मूल्य ज़्यादातर कुछ वर्ष पे, जैसे 2011-12 ऐसे करके ऐसे लिया जाता है। तो अभी जो वर्तमान मूल्य है उसके आधार पर जो जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये 13% है। कब है ये 2024-25 की मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है।
24-25 की रिपोर्ट, इसको बस याद रख लेना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। स्थिर जो कि हम एक मानक वर्ष लेते हैं उस पर हम स्थिर अगर जीएसडीपी निकालते हैं तो 8.6% है, बस इसको ध्यान रख लेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब थोड़ी सी एक रिपोर्ट पे देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 2024-25 की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 2024-25 पे प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। प्रति व्यक्ति आय चाहे नेशनल में भी पूछा जा सकता है या फिर स्टेट पे पूछा जा सकता है। दो चीज़ें, एक तो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, यूपीएससी या बीपीएससी में, हाँ बीपीएससी में भी पूछा गया था 71st बीपीएससी में, जीवन प्रत्याशा क्या है नेशनल, ठीक है, 72 ईयर्स के आसपास है, पॉइंट समथिंग। तो अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय बिहार की क्या है, ठीक है, वर्तमान मूल्य पर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, केवल वर्तमान मूल्य, अभी के संदर्भ में जो वर्तमान मूल्य पे अभी मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो वर्तमान मूल्य पे है वो है हमारा, इसको याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 76,490। आप इतना भी अगर याद रखते हैं तो बहुत है, ये डिजिट सब में डिफरेंट होगा, ठीक है, 77 होगा, 72 होगा, 70 होगा, तो इस डिजिट को याद करने का कोई ज़्यादा मीनिंग मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या रखना है, आपको 76,000 याद रखना है। कितनी प्रति व्यक्ति है, 76,000, ये सालाना होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतनी आय सालाना ही हो सकती है। तो इसमें जो वृद्धि जो पाई गई है वो कितनी पाई गई है, 11% की। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, जो पहले जो लिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये जो इस वर्ष में जब लिया गया है, ये वर्ष में लिया गया है, तब इसमें 11% की वृद्धि हुई, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसी पे बात करते हैं स्थिर मूल्य पे, आप बताइए कॉमन सेंस, स्थिर मूल्य पे ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा होगा या कम, हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, अगर बहुत बड़ा रिसेशन नहीं आया, कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं हुई वैश्विक लेवल पे, तो जनरली ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि आपने 22-23 का लिया सपोज़, तो 22-23 पे 24-25 की अगर तुलना करें तो ज़्यादा ही होगा। सबकी सैलरी बढ़ रही है, पे कमीशन अलग आ गया, सारी चीज़ें, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ेगा। तो हमेशा स्थिर से वर्तमान ज़्यादा होगा, लगभग अपवाद स्वरूप अगर चीज़ें ना देखी जाए तो लगभग ज़्यादा होगा। तो कितना होना चाहिए, तो ये है बहुत कम है, उससे 40,900 कुछ है, तो 41 भी मान सकते हैं आप इसको, 41,000 मान सकते हैं, ठीक है, 41,000 करीब प्रति व्यक्ति। तो ये कम होगा क्योंकि कई साल पीछे की स्थिर मूल्य पर लिया जाता है। सबसे अमीर अगर कहें तो कौन होगा आपके हिसाब से, सारे अमीर कहाँ रहते हैं बिहार के, सबसे ज़्यादा पटना में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपको, तो बेगूसराय, उसके बाद अमीर है, उसके बाद मुंगेर, ये 3 बहुत अमीर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा गरीब मैंने पहले ही आपको क्लू दिया था, प्रति व्यक्ति आय हो चाहे कुछ भी हो, शिवहर, ओके, अररिया, उसके बाद देखते हैं क्या है, अररिया, इन लोगों की कभी भी देखेंगे विकास दर में ऊपर नहीं है। सीतामढ़ी का क्यों है, लेकिन वैसा तो है नहीं, बहुत पिछड़ा नहीं है हालांकि, ठीक है। अब अगर हम जीएसडीपी में, मैंने आपको जीएसडीपी बताया, जीएसडीपी क्या है, जैसे नेशनल लेवल पे जो वो जीडीपी होता है, वैसे जीएसडीपी होता है राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब इसमें हम एक और चीज़ पूछा जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है, कृषि और उससे संलग्न जो क्रियाकलाप है उनको प्राथमिक क्षेत्र में हम लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या है, योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का वो है 18%, लगभग इतना ही है। हमारा नेशनल भी है इसी के आसपास, 17 कुछ है नेशनल। अगर देखें तो राज्य का भी अगर कृषि क्षेत्र का उससे संलग्न जो क्रियाएं हैं उसका 18%। हमेशा जैसे जैसे हम विकास की श्रेणी में आगे बढ़ते हैं कृषि का क्षेत्र घटता जाता है।
और जो तृतीय क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा इंडिया में 50% से ज़्यादा अगर देखते हैं तो भारत के GDP या GSDP में योगदान है। एक दिन मैं आपको नेशनल इनकम बताऊंगी कि नेशनल इनकम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, और सबसे GDP, NNP, GNP सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। द्वितीय क्षेत्र जो है उसका 26%, ये भी ठीक ठाक है, 1/4 है करीब, हाँ 1/4 है, 25% 1/4 हुआ तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना क्लू याद रखिएगा। और तृतीय जितनी चीज़ें बच गई, जितने परसेंट, वो क्या होगा, 54%। ये तृतीय क्षेत्र, ये हमारा योगदान है। ध्यान रखेंगे हमारे जो इकोनॉमी है बिहार की, इसमें इन क्षेत्रों का इतना इतना योगदान है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक पाई बनाया, यहाँ 18 लिया, यहाँ आपको इतना लिया, और ये 54 हो गया, 54, 18, 26 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं 100% मान के। चलिए अब मैं स्लाइड ऊपर करती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार प्लीज़ ले लीजिए। और आप लोग बहुत कम देख रहे हैं मेरे वीडियो को, प्लीज़, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ उसके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप सिर्फ ऐसे देख के छोड़ देंगे, आप खुद एग्जामिनेशन के दिन देखेंगे और मैं आपको काउंट कराऊंगी कितने क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए हैं। मैं एक एक चीज़ आपको काउंट कराने वाली हूँ एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है? तो उस दिन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, मैं बिल्कुल आप लोग सबको बताऊंगी। रोजगार के मामले में प्राथमिक क्षेत्र का योग देखिए, अब GSDP की जब बात करते हैं, GSDP की सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारे कृषि और उससे संलग्न जो क्षेत्रक हैं, उनकी जो भागीदारी है, उनका जो योगदान है वो कितना है, 18%। लेकिन जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं बिहार में, तो रोजगार में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है? प्राथमिक क्षेत्र में आपको डेयरी फार्मिंग वगैरह सब कुछ है, पोल्ट्री सब कुछ आ जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है, इसको नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? सबसे अधिक रहा है, अभी तक रहा है। और ये थोड़ा सा दिखाता है, अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं, आधुनिक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो माना जाता है कि अगर कृषि क्षेत्र का योगदान जैसे जैसे कम होता है, कहने का मतलब फिर दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, कंपैरेटिव है वो। तो जैसे ही ये कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता है, तो कहने का मतलब वो समाज जो है वो विकसित समाज की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है, माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी है, कभी कभी इकोनॉमी क्रैश कर जाती है, जैसे हम वेनेजुएला के देखते हैं, ठीक है, वो अलग एक विषय है। तो ये ध्यान रखेंगे। रोजगार में सबसे ज़्यादा, मैं फिर आपको रोजगार का तरीका कौन कौन से वो होते हैं, बेरोज़गारी, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, जितने बेरोज़गारी के रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी। भारत में मुख्य रूप से छः तरह की बेरोज़गारी होती है। कृषि क्षेत्र में कौन सी अदृश्य बेरोज़गारी जो होती है, जिसे डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं, वो बेरोज़गारी होती है। उसके बाद कौन सी बेरोज़गारी होती है, संरचनात्मक किसको कहते हैं, तेंदुलकर रिपोर्ट में बेरोज़गारी के जितने रिपोर्ट्स आए हैं अभी तक, वो मैं सारे आपको कराऊंगी बस। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखेंगे तभी मैं मोटिवेट हो पाऊंगी। जैसे कल की जो वीडियो है शायद 8-9 लोगों ने देखा, तो इसमें क्या कैसे मैं मोटिवेट होंगी, नहीं हो पाती हूँ ना, फिर लगता है कि क्यों वीडियो बना। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अब देखिए, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान, GS एक होता है मूल्यवर्धन, जो मूल्य को यहाँ के बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी इकोनॉमी में योगदान मूल्य को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उसमें क्या है, किसका कितना योगदान है, GSVA, इसको GSVA कहते हैं, लेकिन हिंदी में ज़रूर जान ले, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन। मैं बहुत जल्दी ही अपने सारे बैच लॉन्च करने वाली हूँ, ठीक है? और जो लोग भी अभी देख रहे हैं, अभी आप लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देखें, क्योंकि बाद में जो भी आएगा कहीं ना कहीं पेड ग्रुप होगा या फिर पेड होंगी चीज़ें, तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदे की। अभी तो आप फ्री में सब कुछ जितना ले सकते हैं फ्री में लीजिए, अच्छी बात है। तो इसमें कृषि का जो योगदान है, कृषि एवं संलग्न का हमेशा संलग्न रखेंगे, उसमें जो हमारे मूल्यवर्धन में है 23% का योगदान है, मतलब कुल कहने का मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। फसल उत्पादन में अगर हम कृषि एवं संलग्न में देखते हैं तो इतना ही जाने, उसके बाद पशुधन की कोई जानने की आवश्यकता नहीं। अब एक और कुछ डेटा पूछे जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा डेटा होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जो बिहार की शुद्ध बुआई क्षेत्र होता है, एक बुआई ऐसे ही नो, और एक शुद्ध इंटेंसिव जो बुआई क्षेत्र होता है, ध्यान रखेंगे वो कितना परसेंट है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अभी ज़्यादा भी नहीं कह सकते, 54% है, ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब जो मैं डेटा आपको देते जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं, ठीक है। अब मैंने आत्मनिर्भर बिहार के जो सारे लक्ष्य बताए हैं वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं बिहार की शुद्ध बुआई क्षेत्र इतना है, ठीक है, और जो सकल बुआई अगर हेक्टेयर में लेते हैं इसको भी, तो लगभग इतना ही है, 54 लाख हेक्टेयर में हमेशा लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो लगभग आपके लिए सिमिलरिटी है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ ये है, ठीक है। अब सकल बुआई क्षेत्र, टोटल बुआई क्षेत्र, ये शुद्ध बुआई क्षेत्र है, और ये एक होता है सकल बुआई क्षेत्र, ठीक है। अब उसमें जो वृद्धि हुई है, अभी वृद्धि जो हुई है वो कितनी वृद्धि हुई है, 1.8, तो ये एक अच्छी साइन है कि हमारा कृषि की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब एक क्वेश्चन जो हमेशा कभी कभी यूपीएससी में भी पूछा गया है, फसल सघनता, ठीक है, ये जो हमारा है 1.52 है, ये ध्यान रखेंगे, इसको परसेंट में नहीं लिखते, 1.52, ठीक है। अब यानी एक और चीज़ कि हमारे 60% अगर जो हमारा भाग है उस पर क्या होती है, बिहार के भाग पर खेती होती है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं अब खुद। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछेगा, कुल खाद्यान्न पूछेगा। ये सब देखिए डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन अगर इसको आपने कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ लिया तो कहीं से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा कृषि या फिर इकोनॉमी से, तो आप आराम से वहाँ तुक्का भी लगा सकते हैं जो आपका सही होगा, या फिर आपको आंसर तक पहुँच सकते। ज़रूरी नहीं हो कि यही स्टेटमेंट में हो, और कभी कभी 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कौन से सही है कौन से गलत है। उसमें क्या होगा, आपके लिए सबसे बड़ी बात है, कुल लिखना था, सॉरी, वहाँ आपका कुल खाद्यान्न जो उत्पादन हुआ है हमारे यहाँ वो कितना है, लाख टन। और यही अगर आप नेशनल लेवल पे देखते हैं तो कहाँ, मिलियन में, क्योंकि 10 लाख इजकल टू 1 मिलियन, तो वो मिलियन में चला जाता है, करीब 370 मिलियन के आसपास ऐसा ही है शायद, ठीक है, टन। ये ध्यान रखेंगे, ये एक डेटा याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ सजेशंस आपके हो तो प्लीज़ दिया कीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे भी पता है आप लोग प्रेशर में हैं, पढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर हम 2024-25 की अगर बात करते हैं डेटा, एक नेशनल हेल्थ सर्वे से क्वेश्चन पिछले बार बहुत पूछा गया है बिहार में, उसको भी मैं बता दूंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ें रिपीट हो, मैंने बार बार कहा हुआ है, यहाँ बहुत मत भागिएगा ऐसी चीज़ों पर, ठीक है। तो 2025 सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है बिहार में, ओबियस सी बात है, चावल होता है, चावल, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद मक्का। चावल करीब 40% माना जाइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चावल 40%, गेहूँ जो है वो 32%, और मक्का बाल सुंदरी जो होता है वहाँ का, मैं सारे सॉइल सब कुछ पढ़ा दूंगी, बट लेकिन बस आप जुड़े रहिए। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वाला फसल कौन सा है, ये आप थोड़ा सा मेरे को क्लू, जैसे आप देखते होंगे अपने उसमें खेतों में, जो भी बिहार के बच्चे होंगे, जो भी वहाँ के होंगे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे, आप खुद बताएंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ फसल उत्पादन होता है। जब भी आप देखेंगे मक्का, एक मक्का के अगर आपने पौधा लिया तो उसमें कितने सारे मक्के, तो अगर वेट वाइज भी देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, मक्का का। तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वाला फसल कौन सा होगा, मक्का, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं देश के कुल, अब सड़क नेटवर्क की बात करते हैं। बिहार का जो हिस्सा है सड़क नेटवर्क होता है, सड़क नेटवर्क में जो बिहार का हिस्सा है, ठीक है, वो 5.5 है, ठीक ठाक है, बहुत नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है, फिर ठीक है। रेल नेटवर्क थोड़ा सा कम है इससे, ठीक है, थोड़ा सा, लगभग वही है 5.4, रेल के हिसाब से तो माना जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन सड़क नेटवर्क की अभी और भी ज़रूरत है। अब सबसे ज़्यादा जो लंबा हमारा NH है, जो बिहार में NH है, ठीक है, नेशनल हाईवे बिहार में जो जाता है वो कौन सा है, 27, ठीक है। ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का भाग है, ठीक है, कौन सा भाग है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का भाग है,
ठीक है। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत होती है, ये डेटा पूछे किसी भी रूप में पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं से इधर से उधर। जो प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है, ठीक है, ऊर्जा खपत, उसके बाद से थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको रिएक्टर से पढ़ा दूंगी, जैसे जितने रिएक्टर्स हैं और जितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में। बस जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा बस आप देखते रहिए, मैं तुरंत करा दूंगी। मैं 10 दिन में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं 22 या 23 तक कराऊंगी। उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि जो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में फॉलो करेंगे, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत रहा है, बताऊंगी आपको कभी कितनी बार मैंने मेंस दिया है, क्या बताऊंगी सब, ठीक है। तो ये जो है वो 374 यूनिट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टोटल कितना है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैं अपनी कॉपी भी आपको, अगर जब मेंस की तैयारी आप लोग करेंगे, मैं अपनी कॉपी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे ज़रूर मेंस की, ठीक है। मैंने आरटीआई से कॉपी मंगवाई थी, आपको वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। मेगावाट ये भी ध्यान रखेंगे, कितना है 8752, इतना ध्यान रखिए। ये 374, ये कम ही है लेकिन ठीक है। अब मैं इसको, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। अब मैं 20 मिनट का हो गया, आप लोग सजेस्ट कीजिए कि वीडियो को मैं लंबा करूं या फिर अभी बंद करूं आज के लिए। उसके बाद जैसे आपके सजेशंस आते जाएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो और लंबा कर सकती हूँ, थोड़ा सा और बना देती हूँ। अब देखिए एक और पूछा जाता है वन क्षेत्र, ये तो यूपीएससी का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वन क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। अब 2011-12 से अगर तुलना की, कंपेरेटिव भी पूछा जाता है, और 2024-25, कल मैं ज्योग्राफी कराऊंगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग रेडी रहिएगा। जितनी ज्योग्राफी की चीज़ें हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं लाइव सेशन भी आ सकती हूँ रात में, जैसे मैंने जेपीएससी की मेंस के प्रिपरेशन के लिए मैंने काफ़ी लाइव में आई हूँ, 9-10 में लाइव आ चुकी हूँ। तो वैसे आप कहेंगे, क्योंकि लाइव में आपको पता चलेगा कि मेरी नॉलेज कितनी है, और जैसे आप सामने से क्वेश्चन पूछेंगे मैसेज के थ्रू, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करती जाऊँगी। तो इसलिए आप लाइव, अगर 10 लोग भी मेरे को मैसेज करते हैं लाइव के लिए तो मैं आ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी उनकी क्वेरीज होगी सबकी मैं जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो अब वन क्षेत्र जो इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, के बीच एवरेज जो है 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि एवरेज, वैसे वार्षिक नहीं कहेंगे, टोटल के बीच ही वृद्धि होनी चाहिए, जहाँ भी ये गलत लिखा है, वृद्धि की गई, वृद्धि हुई है, ठीक है। अब चीज़ देखते हैं 2000 में फॉरेस्ट कवरेज जो था, ये कभी कभी डिजिट में भी पूछा जाएगा आपसे। इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो। और उसके बाद में, इसके बाद में यूपी पीसीएस के लिए भी कराऊंगी, क्योंकि वहाँ भी मेरा मेंस का अच्छा अनुभव रहा है, तो वो भी मैं कराऊंगी मैं फॉरेस्ट। और उसके बाद अब मैं रेगुलर बैचेस शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। कवरेज ये आपको ध्यान रखेंगे, स्क्वायर किलोमीटर में होता है 75-32, ये डिजिट जरूर याद कर लें। 23 का ही रिपोर्ट है, ठीक है, ये 13 दिन से रिपोर्ट पब्लिश होती है, ये 23 की रिपोर्ट है, इसको ज़रूर आप लोग कि कितना कवरेज है। और दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है, वो एक और चीज़ पूछी जाती है परसेंटेज में, अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 21 या 17 के पास है, वो मैं देख लूँगी। और कितना जो नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसका जो एक विज़न है कह सकते हैं, उसमें 33% का प्रोविज़न है कि इतना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सारे अभी फॉरेस्ट की रिपोर्ट आपको बता दूंगी, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उसमें कराना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं बिहार बजट का जो थीम था, एक होता है ना थीम होता है हर साल किसी का, तो बिहार बजट का जो थीम था, बिहार बजट कौन सा ईयर होगा, मैंने अभी आपको बताया, बिहार जो बजट का ईयर होगा 2026-27, ठीक है। ये जो ईयर है इसका जो थीम है ये क्या होगा, संपन्न, ध्यान रखेंगे इसको, संपन्न बिहार, समृद्ध, इस पे लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है, टैब पे लिखना बहुत मुश्किल है, बिहार, ठीक है।
अब एक और चीज़ कि सरकार को जो गवर्नमेंट है, हमारी बिहार सरकार है, उसको सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मिलता है, जो उसके क्या कहते हैं इनकम है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? वो सबसे ज़्यादा जो आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करीब 45.7% का करीब पूल है, सेंट्रल पूल है, केंद्रीय पूल है, जो राज्यों को वो देती है। ये सबसे बड़ा इनकम का स्रोत कौन सा है? हमारे राज्य का, बिहार राज्य का सबसे बड़ा इनकम का सरकार का स्रोत क्या है? जो नेशनल हमारा वो सरकार जो देती है, ठीक है, फंड जो जारी करती है बिहार को, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और बिहार सरकार का जो व्यय है सबसे ज़्यादा किस सेक्टर पे खर्च की है या करती है? वो जो है वो सामाजिक कल्याण पे के योजनाएं जो हैं, सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उस पे खर्च। एक ध्यान रखिएगा, मैं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। योजनाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, इन पे सबसे ज़्यादा खर्चती है। उसके बाद मैं कल अभी भी एक शायद शाम को एक मैं वीडियो अपलोड करूँ, जिसमें अब दो वीडियो अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है। बजट की सारी चीज़ें बताऊंगी, उसके बाद आपको थोड़ी इकोनॉमी की जो अर्थशास्त्र की जो वो होती है, शब्दावलियाँ होती है, प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं, राजकोषीय किसको कहते हैं, वो सब GDP GNP सारी चीज़ें थोड़ी सी मैं आपसे करूँगी। उसके बाद जो सरकार की योजनाएं हैं वहाँ पे भी आपको बहुत फोकस रखने की ज़रूरत है। और ध्यान रखेंगे, केवल आप, बिहार का भी ऐसा पैटर्न है, केवल आप फैक्ट्स पे ध्यान मत दीजिए कि एक एक लाइन की चीज़ें याद रखिए इतनी इतनी नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखिए। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है 10 लाइन की तो आप 7-8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं PT की। और अगर आपके पास 50 भी केवल फैक्ट्स हैं तो आप मान के चलिए 2 से 3 भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।